हे गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे हैं। अच्छे रहिए, बढ़िया करके खाइए पिए, लेकिन मेहनत में कहीं भी कमी नहीं करनी। ये साइंस है मेरे दोस्त। मेहनत करनी पड़ेगी आपको समझने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को डीप से। देखिए, कॉन्सेप्ट है तो भाई सब कुछ है। अगर आपसे कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप रट लो कितना भी क्वेश्चन फिजिक्स का, लेकिन भूल जाओगे। इसीलिए कॉन्सेप्टों का क्लियर होना बहुत जरूरी है, और उसमें हम आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। ल्यूसेंट फिजिक्स मैंने उठाने को उठा ली एमसीक्यू सीरीज आपके कहने से, लेकिन मुझे पता है एक एक लेक्चर के अंदर कितने कितने इंटरेस्टिंग और मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं खुद हैरान रहता हूं। एक्चुअल में 10 क्वेश्चन ले लेता हूं, लेकिन 10 क्वेश्चन लेने के बाद क्या होता है, अब वो क्वेश्चन एक तरह के नहीं होते, वो होते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कॉन्सेप्ट के। तो मजा आता है यार, एक नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, उसके बाद तुरंत एक नए तरीके का क्वेश्चन। इसलिए कहता हूं कि नोट्स बना लें प्रॉपर तरीके से। एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी थी मैंने आपके कहने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 11 के अंदर 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा चुके होंगे। तो फिर से एक नए लेक्चर में अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें हमसे कह रहा है वॉशिंग मशीन। देखिए, वॉशिंग मशीन का क्वेश्चन आ गया। अगर ये पिछले लेक्चर में इंक्लूड हो जाता तो गाइस मैं इसे यहां एक्सप्लेन नहीं करता, डायरेक्ट टिक लगा के निकल जाता। मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि मैंने पिछले वाले लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया। एक्चुअल में वॉशिंग मशीन हो या दूध में से क्रीम निकालना हो, दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वो कौन सा प्रिंसिपल है? वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला। याद आ गई होगी आपको, जिसको बोलते हैं आप अपकेंद्रण बल या फिर अपकेंद्र बल। जिस मशीन का यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अपकेंद्रण। तो ये डायरेक्ट आंसर इसका अगर हो जाएगा पूछने के लिए तो वो हो जाएगा अपकेंद्रण। हालांकि मैंने आपको बताया था कि अपकेंद्रण क्यों होता है। इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा मैं आपको खींचूंगा नहीं, जल्दी से बता देता हूं। अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने यहां पर पत्थर भर दिए, यहां पर आपने तेल भर दिया, और यहां पर आपने क्या भर दिया? पानी। ठीक है भाई। और आपने इसको यहां हुक से बांध करके ये रस्सी ले ली और इससे आपने पकड़ के घुमा दिया। जब आप इसे पकड़ के इस तरह से घुमाओगे तो होगा क्या? होगा ये जो भारी कण हैं उन पर एक छदम बल लगना शुरू कर देगा इस तरफ को। तो जो भारी वाले पार्टिकल हैं वो सबसे पहले पहुंच जाएंगे, यहां आ जाएंगे, इट मींस। और जो उनसे कम भारी हैं वो यहां आ जाएंगे, और जो सबसे हल्के हैं वो यहां आ जाएंगे। इससे ये पता लगा कि सबसे ज्यादा जो फोर्स लगेगी वो भारी वाले पे रहेगी, क्योंकि अपकेंद्रण बल का फॉर्मूला ये होता है mv²/r। तो जिसका मास ज्यादा उस पर लगने वाला अपकेंद्रण बल भी ज्यादा, तो पत्थरों पर ज्यादा लगेगा। तो घुमाने के बाद जब आप रोकोगे और उसको देखोगे कि क्या सूरत हाल बनी, तो चैम्बर तो यही होगा, लेकिन पत्थर यहां मिलेंगे, क्योंकि पत्थर सबसे ज्यादा भारी, उन पर लगने वाला अपकेंद्र बल वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब पत्थरों वाला चैम्बर तो ये बन जाएगा आपके लिए। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? अब जंग छिड़े ये पानी और तेल के बीच में। अब आप पता लगा सकते हैं कि पानी के अणु भारी होते हैं या तेल के अणु। ओब्वियसली पानी का अणु, तो ये पानी आ जाएगा, और पहले वाले भाग में हो जाएगा तेल। ये आपका हुक ऐसा ही रहेगा, समझ रहे हो? तो ये किसकी वजह से हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जिसको आप बोलते हो अपकेंद्र बल। यही है। अब देखो, इन पर फोर्स लगी है, ऐसा तो नहीं है कि इन पर फोर्स अप्लाई की गई है। इन्होंने फोर्स एक्सपीरियंस की है, महसूस की है, इसलिए इसको छदम बल कहा जाता है, शूडो फोर्स। ठीक है भाई, तो ये आपने समझ लिया, इस पर काम करती है। दूसरा क्वेश्चन, चलिए भैया, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? अगर आपसे कहूं भाई आप 12th करके आ गए, बिल्कुल करके आ गए। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके? बहुत सारे कहेंगे कि बिल्कुल कंप्लीट कर चुके। तो क्या भाई आपने कभी ये नहीं पढ़ा कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? बिल्कुल पढ़ा होगा, 1000 बार पढ़ा होगा। बहुत सारे रीजन है, जिसमें से एक रीजन बता देता हूं जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। वो होता है VRMS, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वेग, VRMS वैल्यू। इसका फॉर्मूले की अगर बात करोगे तो ये होता है √3RT/m, जहां पर m जो है वो मोलर मास है। कौन सा मास है? मोलर मास। T जो है टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को आपको केल्विन में लेना है, केल्विन हमारी SI यूनिट है।
और आर जो है ये है गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। ठीक है भाई। अब वीआरएमएस की वैल्यू तो आपने देख ली, वीआरएमएस की वैल्यू ने देखी, ये आपने फॉर्मूला देखा। दूसरे हिस्से में इसमें चलता पलायन वेग। पलायन वेग किसे बोलते हैं? पलायन, पलायन सही कर देखो, पलायन वेग। अब पलायन वेग क्या होता? पलायन वेग उस वेग को कहते हैं जिस वेग से अगर आप किसी ग्रह से वस्तु को फेंक दो और वो वस्तु वापस से उस ग्रह पर लौट कर नहीं आए, तो जिस वेग से आपने फेंका है उस वेग को कहेंगे पलायन वेग। हमारी अर्थ पर भी एक पलायन वेग की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू यहां पर लिख देता हूं। पलायन वेग, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू लिख देता हूं। क्या है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसे चांद पर भी पलायन वेग है। अगर चांद पर पलायन वेग, तो यार यहां एम नोट ना दिखा के एम मून दिखाओ ना। मून, अले मेला चंदा, अले मेला मामू, तो ये मून हो गया। अब मून पर कितनी वैल्यू है? 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। तो चांद पर कितनी कम है और हमारी अर्थ पर कितनी ज्यादा है? तो चांद पर अगर आप 2.38 किलोमीटर पर सेकंड से कोई पत्थर फेंक देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी दुनिया में आकर गिर जाए, वो हमेशा के लिए चांद को छोड़कर चला जाएगा। अब जहां जाना भाई जाए, लेकिन चांद पर वापस नहीं आएगा। ये वाली बात तो तय हो गई, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी है। तो होता क्या है गाइस, अगर वीआरएमएस की बात कर ले, वीआरएमएस की और वी एस्केप वेलोसिटी की, दो वेलोसिटी हो गई, आरएमएस वैल्यू हो गई और एस्केप वेलोसिटी हो गई। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? पलायन वेग कम होता है आरएमएस वैल्यू से चांद पर, स्पेशली ये मून पर है। गैसेस के लिए है वीआरएमएस वैल्यू जो है वो एस्केप से कम होती है। अगर हम अर्थ की बात कर लें, अर्थ में ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाता। वीआरएमएस जो है एक्चुअल में एस्केप से कम हो जाता। एस्केप वेलोसिटी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एस्केप वेलोसिटी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है अर्थ पर, जबकि चांद पर एस्केप वेलोसिटी कम है। तब चांद पर पलायन वेग कम है, गैसेस के रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज है। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन पलायन वेग कम है, तो गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर ना बना करके पलायन वेग कम होने की वजह से वो पलायन कर जाएंगी, चांद को छोड़कर चली जाएंगी। जब चांद को छोड़कर चली जाएंगी तो चांद पर फिर किसी भी तरह का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाएगा। अब थोड़ा सा जब ये आ ही चुका है तो थोड़ा सा ये डिस्कशन भी कर लेते हैं ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है। अब चांद पर जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है वो हमारी अर्थ का 1/6 है, जी अर्थ लिख दो। तो ये सब चीजें इसमें एक साथ पूछ ली गई, तो इस हिसाब से जो डायरेक्ट आंसर पहुंचेगा, अब वो आप आंखें बंद करके लगा सकते हैं, वो हमारा कौन सा होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या रेखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। भाई अगर मैं आपसे कहूं ना कि इस कॉन्सेप्ट को सर्च कर लो इंटरनेट पे, तो आप परेशान ना हो जाओ तो फिर मुझसे कह देना आकर के कि भाई मैं हाँ वाकई में परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप इसे इंटरनेट पर सर्च करोगे तो बहुत सारे लोगों ने तो इसे आंसर बता रखा है और बहुत सारे लोगों ने इसे आंसर बता रखा है। अब ऐसा क्यों है भाई? इन दोनों को ही आंसर क्यों बता रखा? बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात चल रही है रेखिक बल संरक्षण की। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में हम बताएंगे कि ये वाला आंसर ठीक होगा या ये वाला होगा या फिर दोनों ही आंसर ठीक होंगे। देखिएगा, बात आ रही है रेखिक बल के संरक्षण की। रेखिक बल के संरक्षण को हम एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम से प्रदर्शित करते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या है? ये है रेखीय संवेग। अब देखिए, कोई भी वस्तु है या फिर एक सिस्टम है या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट की अगर बात कर लें, अगर उस पर हम बाह्य बल ना लगाएं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लेना, अगर मैं बाह्य बल ना लगाऊं तब इस सिस्टम का रेखीय संवेग हमेशा नियत रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसका रेखीय संवेग शुरुआत में 0 है तो इसका हमेशा 0 रहेगा जब तक मैं बाहर से कोई काम ना करूं, कोई कार्य, कोई वर्क फोर्स ना लगाऊं। तो इसके लिए ये शर्त हो गई है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तू हट जा, बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, तब लीनियर मोमेंटम किसी सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, भद्दे भद्दे एग्जाम्पल भी हैं, अच्छे एग्जाम्पल भी हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। मैं कह रहा हूं कि एक ये बॉडी है, इसको मिटा दूंगा इसलिए आप लिख लें इसको, ये बॉडी है,
इसका मास जो है वो है 5 किलोग्राम। यार क्या बन गया ये 5 किलोग्राम। चलो भाई, इसका मास जो है कितना है, वो 5 kg है। रुकी हुई है, लेकिन एक बॉडी आ रही है छोटी इसकी तरफ को, 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, लेकिन इसका वजन जो है, वजन वो 2 किलोग्राम का। अभी आके इससे टकरा गई। अभी पहले की बात कर लेता हूं, टकराने से पहले की। मैं ये कह रहा हूं टकराने से पहले इसका टोटल रेखीय संवेग कितना है। तो रेखीय संवेग जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये होता है P = mv से। तो मैं कहूंगा ठीक है, इसका मास और इसकी वेलोसिटी, तो ये हो गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर मैं पूछूंगा इसका बता दे मेरे लाल, तो इसका कहोगे कि भाई इसके पास वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए 5 के 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मैं पूछूंगा पूरे सिस्टम का बता दे अब कितना हो गया, तो आप कहोगे पूरे सिस्टम का 0 + 10, तो 0 + 10 कितना हो जाएगा, ओवरऑल 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझसे ये कहोगे चचा, ओ चचा, चचा, ओ चचा, कि टकराने से पहले जो टोटल रेखीय संवेग था वो था 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई, ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से खुद ब खुद जाकर टकरा जाएगी। जब ये इससे जाकर टकराएगी तब मेरे भाई, टकराने के बाद सूरत हाल में ऐसे मान लेता हूं कि टकराने के बाद क्या हुआ, सिनेरियो वो कुछ इस तरह का हुआ कि ये तो पूरी तरह से रुक गई। टकराने के बाद ये छोटी वाली बॉडी तो पूरी तरह से रुक गई, रेस्ट में आ गई, ये रुक गई, जिसका मास कितना था 2 किलोग्राम। अब जब ये रुक चुकी है टकराने के बाद, तो इसका जो मोमेंटम था वो किसके पास चला जाएगा, बड़ी वाली के पास। अब बड़ी वाली जो है वो चलना शुरू कर देगी। अब बड़ी वाली की खुद का वजन कितना था, 5 किलोग्राम। अब इसके पास वेलोसिटी कितनी आएगी, सवाल यह है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब भाई यही तो है लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। आपने शुरुआत में देख लिया कि 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका रेखीय संवेग था टोटल, तो इसका भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, जब ये रेस्ट में आ चुकी है तो इसका तो कोई मोमेंटम नहीं बना, इसका तो 0 बना। इसका 5 किलोग्राम है और आपको करना 10 किलोग्राम, तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड की होगी। तभी तो 5 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखो, बाद वाला संवेग पहले वाले संवेग के बराबर है, तो जब पहला वाला संवेग बाद वाले संवेग के, या फिर बाद वाला संवेग पहले वाले संवेग के बराबर होता है, तो इस सूरत हाल में हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं, तभी ये पॉसिबल हुआ है। तो जब ये बराबर है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 10 वैल्यू फिक्स है, तो यार ये चीज नहीं बदली ना। जो चीज नहीं बदली होती है उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन, संरक्षण। तो ये है हमारे पास रेखीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत। अब रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत अगर आपके पास ये पूरा पूरा वैलिड हो रहा है, तो यही आपका क्या होता है, रेखीय बल के संरक्षण का सिद्धांत होता है। क्योंकि संवेग जो आता है एक्चुअल में संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। क्या कहा मैंने, संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं, जो कि न्यूटन के तृतीय नियम से, देखिएगा न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करती है सारी चीजें, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। पहली बात आपने ये वाली बात समझ ली, ठीक है। जब ये वाली बात समझ ली तो इसको उतार लीजिएगा, वरना भाई मैं इसको मिटा दूंगा, बिल्कुल मिटा दूंगा। चलो मिटा डाला। देखिएगा अब बात ये चल रही थी कि रेखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता कौन करेगा, रॉकेट करेगा, जेट करेगा। तो भाई पहले बात समझ लेते। अगर आपने देखा होगा रॉकेट कहां से बने हैं, रॉकेटों को चलाया किसने सबसे पहले, भाई मंगोलों से स्टार्ट हुआ ये। जब रॉकेट रुका हुआ होता है तब मैं आपसे पूछ रहा हूं, रुका हुआ है मेरे लाल, तो बता इसका संवेग कितना। तो आप चिल्ला कर बोलोगे गुलू जी इसकी वेलोसिटी 0 है, जिसकी वजह से इसके पास कोई संवेग नहीं है। वेलोसिटी 0 है तो संवेग कहां से होगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि शुरुआत का संवेग कितना हुआ, आपने चिल्ला कर बोल दिया 0। अब मैं ये कह रहा हूं कि बेटे जब गैसेस निकलनी शुरू कर देंगी, आग लग जाएगी, इसी के अंदर ऑक्सीजन है और इसी के अंदर फ्यूल है। जब ऑक्सीजन और फ्यूल मिलकर जलने शुरू कर देंगे तो आग निकलेगी नीचे को। अब जब नीचे को आग निकलनी शुरू हो गई
बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर नीचे से आग निकलनी शुरू हो गई। जब हाई टेम्परेचर पर निकलती है तो वेलोसिटी भी उसकी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे केस में फ्यूल का कंजप्शन थोड़ा कम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से इतनी भारी चीज को ये लिफ्ट ऑफ कर देती है ऊपर की तरफ को। अब जब जाहिर सी बात है, जब बहुत वेलोसिटी इनकी बहुत ज्यादा हाई है और इनका अपना पर्टिकुलर कुछ मास भी होगा जो गैसेस निकल रही हैं, तो इनका अपना कुछ संवेग हुआ ना। अब वो संवेग जो होगा वो किधर को होगा, नीचे की तरफ को होगा। अब संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका संवेग नीचे की तरफ को। अब चूंकि पूरे सिस्टम का संवेग कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि शुरुआत में जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो जितना संवेग इन गैसेस ने नीचे को लगाया उतने ही संवेग से ये रॉकेट भी ऊपर को उठेगा। इसीलिए ये रॉकेट लिफ्ट ऑफ कर जाते हैं। जब ये रॉकेट लिफ्ट ऑफ करे, क्यों करे, क्योंकि जितना संवेग नीचे का है उतना संवेग ही ऊपर को होना चाहिए। तो P1 जो है वो P2 के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए नेट P नेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब जो देखो भाई देख लो आप, जितना ऊपर को है उतना नीचे हो गए। अब पूरे सिस्टम की बात करूंगा तो नेट बताओ, नेट संवेग कितना हुआ, तो आप कह दोगे भाई जितना ऊपर को उतना नीचे हो गए, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, जीरो हो गए। तो मैं यही कहूंगा कि भाई यही संरक्षण है हमारे रेखीय संवेग का, यही संरक्षण का सिद्धांत है। रेखीय संवेग हमारा नियत रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, तो ये फिक्स है। अब रॉकेट जो है वो रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल कार्य करता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन बने हैं, मैंने खुद ने सोल्व कराए हैं ल्यूसेंट की सीरीज के अंदर। न्यूटन के तृतीय नियम पर, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन पर काम करता है, क्योंकि यहां पर संवेग का इस्तेमाल हुआ। संवेग के बारे में बता चुका हूं, एक्शन रिएक्शन के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, ये वाली बात आपने समझ ली, अच्छे से समझ ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो है रेखिक संवेग अब रेखिक बल के संरक्षण को निरूपित कर देता है। बात आती है जेट पे। तो भाई जेट भी तो एक तरह का रॉकेट ही है। जेट भाई एक तरह का रॉकेट ही है, क्योंकि जेट के अंदर भी फ्यूल होता है, जेट के अंदर भी फ्यूल निकलता है नीचे को। अब फ्यूल कैसे निकलता है, बस उसमें एक चीज का फर्क रहता। इस रॉकेट के अंदर क्या होता, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों इस पर्टिकुलर, जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर है तो इसी के अंदर रहती है। ऑक्सीजन भी इसके अंदर रहती है और फ्यूल भी इसके अंदर रहता है। लेकिन जो हमारे पास जेट होते हैं, समझ रहे हैं, जो हमारे पास जेट होते हैं ना, एक्चुअल में जेट के अंदर क्या होता है, जेट के अंदर क्या होता है, यहां पर हम एयर को लेते हैं, आसमान की एयर का इस्तेमाल करते हैं, एयर इस्तेमाल करते हैं। अब जब वो एयर अंदर को आती है तो एयर अंदर को आई, अंदर फ्यूल पहले से ही है, तो वो फ्यूल के साथ मिक्स होकर के आग लग जाती है उसमें, फिर तब बाहर को निकलती है। हमें स्पेशली एयर उसमें अलग से रखनी नहीं पड़ती, हम एटमॉस्फेरिक एयर का इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें ये फर्क रहता है, ये फर्क रहता है। तो अब इसके अंदर भी तो गैसेस निकल रही हैं, तो जितना पीछे निकलने वाली गैसेस का मोमेंटम होगा उतने मोमेंटम से ये आगे को भी भागेगी। तो ये भी तो भाई सेम प्रिंसिपल वर्क कर रही है, किसके, रेखिक बल के संरक्षण के। ये भी रेखिक बल के संरक्षण पर वर्क कर रही है। तो फर्क क्या हुआ, फर्क यहाँ ये आ जाता है। अगर देखो सीधा सा भाई जवाब है, अगर क्वेश्चन आपको ये दे दे, एसएससी ने 2015 में पूछा है, तो आपको जो आंसर करना वो करना जेट। मैं अपनी तरफ से इसमें एक रीजन दे देता हूं, वो रीजन ये है, एक्चुअल में हम लोगों ने साफ कह रखा है, क्लियरली ये बोल रखा है कि बाह्य बल कार्य ना करे। तो अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने ये वाली बात भी अपने पास से बोल दी कि जेट और रॉकेट दोनों एक ही होते हैं, रॉकेट के टाइप है, जेट भी रॉकेट का एक तरह का टाइप है। आप गूगल सर्च कर लें, साइक्लोपीडिया वगैरह, इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया सर्च कर लें, सब मिल जाएगा आपको। लेकिन बस एक रीजन ये हो सकता है जहां पर रॉकेट इसका आंसर ना होकर के जेट की तरफ को जाएगा। हाँ, अगर जेट नहीं हुआ तो आप रॉकेट पे टिक करोगे, लेकिन अगर जेट और रॉकेट दोनों एक साथ दे दे मेरे भाई, तब आपको किस पे जाना है, तो तब आपको जेट पर जाना है। रीजन क्या है, देखो रॉकेट जो होते हैं वो ऊपर को जाते हैं अंडर द ग्रेविटी के बिल्कुल अपोज करते हुए ऊपर को जाते हैं, तो ग्रेविटी के विरुद्ध जा रहे हैं। अब क्या उन पर नीचे की तरफ को ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही होगी, बिल्कुल लग रही होगी। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इस रॉकेट के लिए क्या कोई बाह्य बल नहीं है, बाह्य बल है ना, बाह्य बल है। तो बाह्य बल है तो फिर क्या हुआ, हमारी बातों का क्या हुआ जो हमने कहा कि ये भाई संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता। भाई हम वो तब बोलते हैं जब हम ये बोल दें कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट नगण्य है, नेग्लिजिबल है। लेकिन जब बात आ गई इंक्लूड करने की, तब भाई वो
रेखीय संवेग संरक्षण के प्रिंसिपल पर काम नहीं करेगा जब आप ग्रेविटी को ले रहे हों। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ग्रेविटी को ले रहे हैं, तब हम इस रॉकेट को निकाल देंगे रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से बाहर। फिर हम रखेंगे जेट को। क्यों? क्योंकि जेट ऊपर को, जेट का जो स्पेशली वर्क है वो है स्ट्रेट लाइन। तो जेट स्ट्रेट लाइन में मतलब इस तरह से अपना एल्टीट्यूड नहीं बढ़ाते बल्कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इधर उधर मूव करते हैं। ये मैक्सिमम टाइम करते हैं ऐसा। तो ये नीचे की तरफ को मूव करते हैं, तो यहाँ पर भी उतना ही ग्रेविटी लग रहा होगा जितना यहाँ। तो इसलिए ग्रेविटेशनल इफेक्ट को हम बिल्कुल यहाँ लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि बराबर है, खत्म है। यहाँ जितनी ग्रेविटी लग रही है वहाँ भी उतनी ग्रेविटी लगेगी। लेकिन भाई ये तो ग्रेविटेशन की बिल्कुल अपोज करता हो जा रहा है ना। तो इसलिए एक छोटे से इस रीजन की वजह से हम इसको हटा सकते हैं। हालांकि हर किसी बुक में हर जगह पर इसके लिए ये बोला गया है कि हमने गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य लिए रखा है। लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ अपनी तरफ से कि अगर हम ले लें तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, आप भी थोड़ा इस बात पर सोच सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जेट। आप ध्यान रहे इस बात को। बहुत सारे लोगों ने रॉकेट भी दे रखा होगा, हो सकता है आपकी बुक में रॉकेट दे रखा हो, लेकिन रॉकेट भी सही है, जेट भी सही है, या तो इसे बिल्कुल हटाए दो। लेकिन अगर आप रॉकेट और जेट में प्रायोरिटी लोगे तो भाई वो आप जेट की ही लोगे। ठीक है, रीजन समझा दिया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने वाले कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। भाई बताया था आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड डायरेक्ट निकलो, या एस्केप वेलोसिटी है। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मुझे बड़ा मजा आता है इस तरह की चीजें पढ़ाने में। जियो स्टेशनरी, देखो भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से होते हैं? देखो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ घूम रही है, ये हमने अर्थ के चारों तरफ एक इमेजनरी ऑर्बिट बना ली जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इस ऑर्बिट की ऊंचाई जो होती है 36,000 किलोमीटर की होती है जमीन से। ठीक है भाई, ये वाली बात आप बेसिक सी बातें याद कर लो। ये जो सैटेलाइट है ये उतनी ही स्पीड से रोटेट करता रहता है अर्थ के चारों तरफ जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करती है। जो अर्थ की अपनी खुद की, ध्यान रहे, जो अर्थ की अपनी खुद की एंगुलर वेलोसिटी है उसी एंगुलर वेलोसिटी से भी ये रोटेट करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी इंडिया में लखनऊ के ऊपर है, एक एजम्पशन ले लो कि लखनऊ के ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो जिंदगी भर तक लखनऊ के ऊपर ही दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हम भी घूम रहे हैं, तो वो लखनऊ वाला पॉइंट भी घूम रहा है उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से हम घूम रहे हैं। इसलिए पूछा जाता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं उनका आवर्तकाल कितना होता है, टाइम पीरियड। तो भाई 24 आवर्स होता है, क्योंकि 24 आवर्स में अर्थ भी रोटेट कर जाती है, अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो जाहिर सी बात है ये भी तो ऐसी मान लो कि अर्थ पर चिपके हुए हैं ये, तो ये भी तो अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहा है, तो ये भी 24 आवर्स लेंगे। एक तो ये पॉइंट है। हाँ, तो यही पूछा गया 24 घंटे होता है। ये ऊंचाई भी पूछ लेता है, किस ऊंचाई पर रखा जाता है, 36,000 किलोमीटर। इनकी एंगुलर वेलोसिटी वगैरह ही पूछ ली जाता मील्स वगैरह में, तो आप देख लें इतना ही पूछा जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है एस्केप वेलोसिटी, तो वो कह रहा है कि पिंड का क्या होगा? तो भाई पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। बताया था ना कि हमेशा के लिए चला जाएगा, इसी को हमने कहा है एस्केप वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह पृथ्वी पर लाया जाता है, तो मैंने आपको बताई थी एक चीज, वो क्या बताई थी कि जब भी हम चांद से पृथ्वी पर लेकर आए या पृथ्वी से चांद पर लेके जाए, जो हम पदार्थ लेके गए हैं उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप उसे कहीं पर भी लेकर चले जाएं। द्रव्यमान है, वो फिक्स रहता है। लेकिन जो भार होता है, भार गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, क्योंकि भार की जो वैल्यू होती है वो होता है mg। तो जी बदलेगा तो भार भी बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान जो है वो सिर्फ m होता है, वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता। अब जब चांद से यहां पर लेकर आए हैं तो चांद पर भार कुछ और होगा, यहां पर भार कुछ और होगा, लेकिन चांद पर जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान यहां पर भी होगा। तो यहां पर इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा द्रव्यमान, तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। बिल्कुल सही। 122 के बाद अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्तियों को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है?
अगर मैं आपको प्रैक्टिकली रटाना चाहूं तो आपको रटा सकता हूं, आप रट भी लोगे, आराम से समझ लोगे। मतलब कहने की बात यह है कि अगर मैं आपको एज्यूम करवाऊंगा, दिमाग चलवाऊंगा आपका, तो आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर इसके पीछे की पूरी फिजिक्स पढ़ोगे तो भाई मुझे 10-15 मिनट अलग से चाहिएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा इस लेक्चर में कि मैं आपके 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ। तो इस पर्टिकुलर लिफ्ट के केसेस का मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझसे होगा वहाँ तक मैं इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए कि लिफ्ट की बात कर लेते। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लिफ्ट में आप बैठे हैं, चलो लिफ्ट को छोड़ दो, अगर आप स्पेस में से, स्पेस भी छोड़ दो, अगर आप 200 किलोमीटर की हाइट से नीचे को गिर रहे हो अपने पैर में तराजू बांध करके, तो आपसे पूछना चाहूंगा कि तराजू में वजन कितना आएगा आपका? आप और तराजू दोनों एक साथ नीचे को गिर रहे हैं, तो आप ये कहोगे कि यार तराजू भी नीचे को गिर रहा है, मैं भी नीचे को गिर रहा हूं, तो मैं तो तराजू पर कोई वजन लगाऊंगा ही नहीं। जब मैं लगाऊंगा ही नहीं वजन, तो तराजू क्या नापेगा? कुछ नहीं नापेगा। भाई बिल्कुल सही पकड़े हो आप। जब आपने तराजू पर कोई वजन लगाए नहीं, तराजू भी उसी स्पीड से नीचे को आ रहा है जिस स्पीड से आप आ रहे हो, तो उस केस को बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन, भारहीनता। इस केस में क्या होता है, जो रिएक्शन लग रही होती है, आपने एक्शन लगाया, आप एक्शन नहीं लगा रहे तराजू पर, तो तराजू क्या रिएक्शन लगाएगा आप पर? तो ये होती है भारहीनता। अगर मैं लिफ्ट के अंदर चल रहा हूँ, लिफ्ट की वायर कट जाए तो लिफ्ट नीचे को आएगी बहुत तेजी से, तो जिस स्पीड से लिफ्ट नीचे को आएगी उसी स्पीड से मैं भी नीचे को आऊंगा। इट मीन्स जो मेरे पैर होंगे वो लिफ्ट पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि लिफ्ट की और मेरी दोनों वेलोसिटी सेम हो रही होंगी, बिल्कुल नीचे को एक साथ आ रहे होंगे। समझ रहे हैं? अब देखो ये है मेरे हाथ पे पेन है, अब मैं बहुत तेजी से नीचे को हाथ लेकर जाऊं, तो क्या मुझ पेन मेरे हाथ पे कोई फोर्स लगाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि पेन भी उसी वेलोसिटी से नीचे हो गया जिस वेलोसिटी से मेरा हाथ गया, तो पेन जो है वो किसी तरह का रिएक्शन नहीं लगा रहा। बस यही चीज पकड़ लो भाई, जब नीचे को आई बॉडी तब इसने आपके हाथ पर कोई रिएक्शन नहीं लगाया। जब रिएक्शन नहीं लगाया तो इसके वेट में आपको क्या लगेगा? दो चीजें लगेंगी, या तो आप हल्के हल्के नीचे को लेके जाओ या आप बहुत तेज नीचे को लेके जाओ। जब आप बहुत तेज नीचे को लेके जाओगे तब इसका वेट कुछ भी नहीं मालूम होगा आपके हाथ को, लेकिन जब आप हल्के हल्के लेके जाओगे तो इसका वेट हल्का फुल्का मालूम होगा, इसके एक्चुअल वेट से। तो इससे ये पता लगा जब नीचे को ऑब्जेक्ट जाता है तो जो हमें वेट एपरेंट होता है, जिसको बोलते हैं, मतलब जो हमें दिखता है, एपरेंट वेट बोलते हैं उसको। एपरेंट क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट। जो एक्चुअल में एपरेंट वेट होता है ना, एपरेंट वेट वो कम दिखाई देगा जब नीचे को आ रही है बॉडी, लेकिन जब ये बॉडी ऊपर को जाए तो हमें भारी लगेगी, चीजें जो है ना भारी लगेंगी। इस वस्तु का वेट जो है मुझे इसके खुद के वेट से ज्यादा भारी लगेगा जब मैं इसे ऊपर को लेकर जाऊंगा। तो भाई इसके पीछे की फिजिक्स है, एक्सीलरेशन वगैरह, बड़ी सिंपल सी फिजिक्स है, बड़ी मजेदार फिजिक्स है। हालांकि मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है, दिखाऊंगा अभी जादुई, लेकिन आपको थोड़ा समझ लेना, खुद को समझा लेना कैसे समझना उस चीज को। हो सकता है आपके इजीली समझ में आ जाए। एक केस समझा दूंगा, बाकी आप समझ लेंगे। नहीं, दो केस समझाऊंगा, तीसरा तो आपको बता ही चुका हूं, एकदम समझ में आ जाएगी। चलिए उसको शुरू कर देते हैं। तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए भाई, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ये 1 2 3 4 5 केस लिए हुए हैं। आई होप आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। मैं कुछ केस ले लेता हूं। लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, देखो लिफ्ट जो है ना ऊपर को मूव कर रही है। चलो ये वाला केस भी हटा दो, ये वाला केस भी हटा दो, ये वाला केस भी हटा दो। अभी फिलहाल ये वाला केस ले लो। क्या है ये वाला केस? ये वाला केस ये है कि लिफ्ट जो है वो ऊपर को मूव कर रही है। देखो ये ए एक्सीलरेशन से है, लिफ्ट ऊपर को मूव कर रही है ए एक्सीलरेशन से। अब ये लिफ्ट है, लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर को मूव कर रही है। इसमें आप कहीं ना कहीं यहां ऐसे खड़े हो, ये नाचते हुए ये खड़े हो। ए एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर को चल रही है, तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन आपके पैरों पर कुछ ऐसे लग रही होगी, दोनों पैरों पर। तो मैं ओवरऑल एक फोर्स दिखा दूं, ये रिएक्शन फोर्स हो गया आप पर लगने वाला रिएक्शन, क्योंकि आप खड़े हो लिफ्ट के अंदर तो आप एक्शन लगा रहे हो, नीचे लग रहा है आप पर रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स ठीक है, पहली फोर्स जो ऊपर को लग रही है। नेट इफेक्ट देखना लिफ्ट में क्या हो रहा है, तो आर लग रही है ऊपर को, और जो आपका वेट है, वेट का कलर अलग दिखा दे बेटा इम्तियाज, वेट जो है वो नीचे को लग रहा है एम जी। अगर एम इस वस्तु का मास है तो, अगर एम इस वस्तु का मास है तो इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हो जाएगा एम जी। रिएक्शन फोर्स कितनी लग रही है ऊपर को? आर लग रही है, एम जी नीचे को है।
अब मुझे बताओ नेट इफेक्ट क्या है जब बॉडी ऊपर को जा रही है। ऊपर को जाने का मतलब ये है कि पूरी लिफ्ट ऊपर को जा रही है, तो आप यही कहोगे कि आर में से mg को माइनस करो। आर में से जब mg माइनस करेंगे तब भी लिफ्ट ऊपर को जा रही है, मतलब नेट फोर्स जो है तब किसके बराबर होगा, एम ए के। ए एक्सीलरेशन से ये पूरी बॉडी जा रही है, तो टोटल फोर्स कितना हुआ, एम ए के बराबर, जो कि आर माइनस एम जी का आर माइनस एम जी का रिजल्टेंट था। ये वाली बात समझ में आ गई। यहां से जब आर निकालोगे तो आर आ जाएगा एम ए प्लस ये उधर जाके एम जी हो जाएगा। यहां से आप क्या कॉमन ले लो, आप इसमें से एम कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए प्लस जी। ये वाली बात आप समझ लें। ये वाली बात समझने का मतलब ये है कि जब लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर को जा रही थी तब आर जो है, आर जो है रिएक्शन है, वही बताएगी कि आपका एपरेंट वेट कितना, आर ही एपरेंट वेट है। तो देखो एपरेंट वेट जो है वो थोड़ा बढ़ने गया, जी में ए जुड़ गया, तो जी में ए जुड़ जाएगा तो ओवरऑल एपरेंट वेट जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। इस केस में एपरेंट वेट जो होगा वो ज्यादा होगा रियल वेट से, जब ए एक्सीलरेशन से ऊपर को जा रही है। सिमिलरली देखो डाउनवर्ड भी है, जब नीचे को आ रही होगी ए एक्सीलरेशन से लिफ्ट, तब क्या होगा, जो रिएक्शन फोर्स होगी, रिएक्शन फोर्स जो होगी R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए के बराबर होगी। उस केस में जो रिएक्शन होगी वो G में से भी A कम हो रहा है, या फिर इसको ओपन करके लिखोगे तो एम जी माइनस एम ए। देखो एम जी जो है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स में से भी वैल्यू कुछ कम हो गई, मतलब उसके वेट में से भी mg ग्रेविटेशनल फोर्स उसका वेट था, वेट में से भी कुछ कम हो गया, तो एपरेंट वेट उस केस में कम हो जाएगा ना। तो वो केस यही था कि जब वो बॉडी ऊपर से नीचे को आ रही है। तो ये पूरी डिटेल स्टडी आप खुद कर लेना, वरना मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। आप जाए प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक सर्च करें यूट्यूब पर, वहां पर मेरा एकेडमिक का चैनल है, और वहां पर सर्च करें केस ऑफ मैन वाइल ट्रैवलिंग इन लिफ्ट बाय प्रिपरेशन अड्डा, मेरा चैनल मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, जब किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा, तो जाहिर सी बात है जब लिफ्ट ऊपर को जा रही होगी। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, बिल्कुल सही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, पृथ्वी के परिते, परिते मतलब होता है चारों तरफ घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिनको हम लॉन्च करते हैं अपने PSLV GSLV के थ्रू, से बाहर गिराई गई गेंद। अब देखो मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर की बात कर रहा हूं, भी यहां कोई सैटेलाइट है, अभी सैटेलाइट रोटेट कर रही है, अब मैंने इसमें से एक बॉल गिरा दी, तो भाई बॉल भी उसी वेलोसिटी से ही मूव कर रही होगी जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट मूव कर रही होगी, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, हमसे कह रहा है कि क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप बॉल गिरा दोगे इसके अंदर से, तो बॉल भी उसी वेलोसिटी से आगे को मूव करेगी जिस वेलोसिटी से आपका सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो पृथ्वी पर चली जाएगी, बिल्कुल नहीं, बॉल पृथ्वी पर नहीं आएगी। चंद्रमा पर चली जाएगी, पता नहीं चंद्रमा पर जाए ना जाए। पृथ्वी पर गिरेगी, भाई पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सेम है। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी, बिल्कुल सही बात है, यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार, प्रत्यक्ष बोलते हैं एपरेंट वेट, क्या, एपरेंट वेट वास्तविक भार से कम कब लगता है। देखो कम कम का केस आ गया, तो कम तभी लगेगा जब ऊपर से नीचे को आ रही हो। तो बताओ, देखो त्वरण के साथ ऊपर गलत, ऊपर जाएगी तो भारी लगेगी, त्वरण के साथ नीचे है, भाई नीचे है। तो इस तरह से आपने इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 11, 10 जो भी है, आपने इसके भी MCQ सॉल्व कर लिए। अब आप यार खुद अंदाजा लगाएं कि आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, कि आपने कुछ नया नहीं सीखा। तो भाई जब सीखा है नया, तो क्यों वीडियोस को नहीं देखते, दूसरों को भी सजेस्ट करो कि भाई कहाँ चक्कर में पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट यार प्रिपरेशन अड्डा पढ़ा रहा है, आपको साइंस पढ़ा रहा है, भाई यहाँ से पढ़ो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, उन लोगों की मदद जरूर करें जो फाइनेंशियली वीक है। हम लोग भी कभी वहीं थे, आज आप लोगों की मदद इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग भी कुछ कर सकें समाज के लिए, अपने लिए। धन्यवाद।